यहाँ आंदोलन कर करके हमने अंग्रेजों को भी भगाया है। आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे, अपनी नेता की सुरक्षा की मांग करेंगे। और अगर सरकार सुरक्षा देने में नाकामयाब है, सरकार में इतनी क्षमता नहीं कि सुरक्षा दे सके, तो सरकार आप ही लोगों के माध्यम से बताए कि वो चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा नहीं दे सकती। फिर बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा करना जानते हैं। पहले भी हमने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, वही लड़ाई हम पुनः लड़ने के लिए तैयार हैं। पहलवानों का साथ दिया था, उसका परिणाम भोग रहे हैं चंद्रशेखर रावत जी। देखिए, अगर बेटियों के साथ देने का परिणाम मौत है तो मौत मंजूर है, मौत मंजूर है, लेकिन हर उस बेटी के साथ खड़ा हो जाएगा जिसके साथ गलत होगा। बहन जी के अपने राजनीतिक कारण होंगे, वो क्यों खामोश है। हालांकि मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। देश के सभी नेता बोले, दो ही नेता ऐसे हैं जो नहीं बोले। एक तो यहाँ के प्रधान है उत्तर प्रदेश के। क्या बहन जी को खतरा लग रहा है? किसी दबाव में है बहन जी? अब देखिए, परिवार के लोगों से मुझे नहीं लगता कि खतरा होता है। परिवार के लोगों से मुझे नहीं लगता कि खतरा कोई हो सकता है। वो सीनियर लीडर रही है, हमारी समाज में काम किया, अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छी बात है। देखिए, परिवार में पिता जो होता है ना, पिता के बाद पिता की संपत्ति, पिता का कर्जा, पिता की ख्याति बेटे को ट्रांसफर होती है। अब देखिए, ये बहुत फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा ट्रांसफर होती रहती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाई, साहब काशीराम ने चलाई, बहन जी ने चलाई, आज चंद्रशेखर आजाद भाई चला रहे हैं, हमारी पूरी टीम चला रही है, और भी तमाम साथी चला रहे हैं। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से कुछ बिंदु जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने बाद के समय के लिए रखे थे। अब से 2 साल पहले शस्त्र लाइसेंस की डिमांड की गई थी प्रशासन के लोगों से, लेकिन प्रशासन ने 3 हमले होने के बावजूद भी, जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कुछ साथी रहते हैं जिनका कानूनी तौर पर कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, मतलब किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है, जो सिंपल साधारण परिवारों के लोग हैं, उनके भी शस्त्रों के लाइसेंस प्रशासन ने नहीं किए। एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार के सुरक्षित लोग जो अपराधी भी हैं, उनको आप हथियार लाइसेंस दे देते हैं, लेकिन जिनकी जान का खतरा है, जो सिर्फ लोकतंत्र की भाषा में आपको जवाब देते हैं, उनको आप हथियार मुहैया नहीं कराते हैं, लाइसेंस के हथियार। ये बड़ी शर्मनाक बात है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करना। सरकार सिर्फ उनकी सुरक्षा कर रही है जो उनकी बात करते हैं, उनके सही को सही, गलत को गलत बताते हैं। वो गाना सुना है ना, मैं दिन को कहूँ रात तो मैं रात, तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूंगा। तो यही हालत है, जो उनके कहने से दिन को रात कह देते हैं। सरकार उनकी सुरक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन जो उनको लोकतंत्र का सही मतलब बताते हैं, जो उनको ये बताते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, जो ये बताते हैं कि कोई भी घटना लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, या फिर यहाँ के आईपीसी के हिसाब से चलनी चाहिए, उसको आप अपने हिसाब से चलाते हैं, ये गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह दूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ना जाने कितनी अनर गलत बातें हमारे साथियों को, सीनियर लीडरशिप को कह रहे हैं। हमारा किसी विशेष जाति से कोई द्वेष नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई अगर अपराधियों का संरक्षण करेगा, जैसे हाथरस में सवाई हुई, कोई अपराधियों का संरक्षण करेगा, जैसे जालौर में सवाई हुई, कोई संरक्षण करेगा, जैसे कुछ साथियों ने हत्या का प्रयास किया, वो नाकाम रहे, उनके पक्ष में लोग बोल रहे हैं। ऐसे लोगों के हम बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये देश के लिए खतरा है। और ऐसे लोग जो सही को सही नहीं इस देश के अंदर कह सकते, सही को गलत बताकर पेश करते हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, देश के लिए खतरा है। मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से भी कहूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आप उन लोगों को लाइसेंस मुहैया कराइए जिनको जान का खतरा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ साथ अन्य भी राजनीतिक दलों के लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, ईडी की जांच बैठाई जा रही है, फलानी जांच बैठाई जा रही है, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है। सीबीआई जांच की डिमांड, नार्को टेस्ट की डिमांड और 21 तारीख का प्रोटेस्ट, इनमें से एक भी जायज हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है। और मुझे ये भी पता है जातीय द्वेष ज्यादा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी आज जातीय द्वेष चरम सीमा पर है। मैं ये भी जानता हूं कि इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री कोई संज्ञान नहीं लेंगे। दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन आज तक हमारे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे 4 गुना ताकत में यहाँ पर लोग आएंगे, आप देखिएगा।
नॉन जनरल के विपक्षी नेता हैं, ये इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये सेमीफाइनल हमारे होने जा रहे हैं। इन सेमीफाइनल में अगर हमारी ठीक नहीं रहेगी तो हमारे फाइनल के जो इलेक्शन होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उनमें हमारी परफॉर्मेंस कैसे ठीक हो सकती है? कुछ भी हो, लेकिन 24 में वही होगा जो सबको पसंद है। वो जो सबको पसंद है वो तभी होगा। देखिए, जब तक कोई सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं होता है वो फाइनल के लिए एलिजिबल नहीं होता है, पात्र ही नहीं होता है। क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ कोई भी पात्र हो जाता है, एक नया भी तैयार हो जाता है मेंढक, और वो भी जो है चुनाव लड़ने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ कोई बंदिश नहीं है। परंतु वास्तविकता और सच्चाई और यथार्थ और सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो ये सच्चाई है कि अगर हम सेमीफाइनलों में अपनी पार्टियों की परफॉर्मेंस को ठीक नहीं कर पाएंगे तो केंद्र की राजनीति में हमारे नॉन जनरल बहुजन के जो हमारे फेमस नेता हैं, फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, ये 2024 के चुनाव में कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ये अच्छी परफॉर्मेंस तभी दे पाएंगे जब अभी से एक हम लोग नाम प्रपोज कर रहे हैं, वो नाम है आईडीए। आईडीए का फुल फॉर्म है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। जिस तरह से एनडीए यूपीए है वो जनरल की पार्टियों के नेतृत्व वाले गठबंधन है, और नॉन जनरल की फेमस पार्टियों के नेतृत्व वाला गठबंधन आईडीए को हम लोग प्रपोज कर रहे हैं। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे जो मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध समाज के लोग हैं, वो आईडीए को प्रपोज कर रहे हैं कि माननीय नेताओं, बहुत मनमानी कर ली है आप लोगों ने, अब मेहरबानी करो और इकट्ठे होकर आईडीए में लीडरशिप करो। हम लोग आईडीए के कुछ नहीं है। आईडीए की लीडरशिप जैसे एनडीए की लीडरशिप बीजेपी कर रही है, यूपीए की लीडरशिप कांग्रेस कर रही है, उसी तरह से आईडीए की लीडरशिप बहन जी करें, तेजस्वी करें, नीतीश कुमार करें, कोई भी लीडर करें, वो उनका आपस का मामला है। आईडीए बता रहे हैं अखिलेश यादव पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो उन्होंने शाब्दिक अर्थ बताया है, एक्चुअली ये शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये उन्होंने अपने मन से मनगढ़ंत शब्द बता दिए हैं। पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस उसका पीडीए का उनका जो है नाम दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग विगत कई महीनों से जितने भी फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर आजाद, बहन जी और प्रकाश राव अम्बेडकर, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, इन सबको हमारे आईडीए संघ के लोग लगातार रजिस्टर्ड लेटर भेज रहे हैं कि आप लोग इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो। अगर ये नॉन जनरल का है सर, नॉन जनरल की फेमस पार्टियों को इकट्ठा करने के लिए नॉन जनरल के लोग ये मुहिम चला रहे हैं। जो अभी तक मीटिंगें हुई, चाहे बिहार में हो, दिल्ली में हो, उसमें तो तमाम विपक्षी पार्टी तमाम शामिल थी। वो उनका अपना आंकड़ा है, इसीलिए तो ये लतियाए जा रहे हैं, इसीलिए ये लतियाए जा रहे हैं नेता। जनरल वालों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। ये अपनी एकता क्यों नहीं बनाते हैं? अपना सामाजिक, जब इतना बड़ा बहुत बड़ा वोट बैंक है बहुजनों का, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज का देश के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक है, इनको इन जनरल वाले के 15% के वोटों की क्या जरूरत है? इनका साथ लेने की क्या जरूरत है? अगर हमारा घर कमजोर होगा तो हमें दूसरे से सहायता लेनी पड़ेगी। लोग तो कह रहे हैं आएगा तो मोदी। अरे वो कुछ भी कहते हो, उनसे क्या मतलब? अगर हम आप सही सिद्धांत पे नहीं चलेंगे, हमारे नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्ष, अगर जो सैद्धांतिक तरीका है चुनाव जीतने का, वो है गठबंधन का तरीका। गठबंधन के सही तरीके को अपना करके अगर नहीं चलेंगे तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन बहुजनों के नेता नहीं आ सकते हमारे एक चीज साथ बहुत में। इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों ने प्रश्न उठाया है कि बिहार में मीटिंग हो रही है, जगह जगह पे मीटिंग हो रही है, विपक्षी दल एक होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रहे हैं। तो इस संबंध में हमारा ये कहना है, जैसे कि आदरणीय बीडी चौधरी साहब ने एक्सप्लेन किया है, उसको मैं एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि अभी जो बहुजन समाज है, हमारा बहुजन समाज है, अगर आप उसकी आवाज को समझें और अगर हमारे नेता लोग समझें तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमारा बहुजन समाज हमारे बहुजन पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पर देखना चाहते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा जो 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर के लोग सड़कों के ऊपर आए, सरकार को झुकना पड़ा ना, झुकना पड़ा या नहीं झुकना पड़ा? CCA को लेकर के मुस्लिम बहनें सड़कों के ऊपर आई, उनके साथ कोई लीडर नहीं था, वो बहुजन समाज के लोग हैं। इसी तरीके से जो किसान भाई हैं हमारे सड़कों के ऊपर आए, एक साल पर उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया, सरकार को झुका के तब वो पीछे हटे। तो ये बहुजनों की आवाज है, ये कौन सुनेगा? बहुजनों के नेता। अगर वो नहीं सुनेंगे तो जनता खुद सड़कों के ऊपर आएगी और इन नेताओं को सबक सिखाएगी।
जो बहुजन अरुजन के नेता है। जो चंद्रशेखर जी पे जो हमला हुआ, क्या इसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा क्या? देखिए, हमें इससे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रिवैलरी होती रहती है, हमले भी होते रहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे चंद्रशेखर जी और बहन मायावती जी ये डरपोक नहीं है, ये बाहर आएंगे, मैदान में आएंगे, लड़ेंगे, बहुजनों का वोट बैंक इकट्ठा करके अपने सत्ता को हासिल करेंगे और ये बहुजन की जनता जो है सारी इनके साथ है। तो क्या हम मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे ये लोग? मोदी जी क्या है, मोदी जी 15% है। अब ये क्यों नहीं समझते, हमारे लोग 85 से 88% 100 करोड़ हैं। 100 करोड़ तो कहने में है, आज गिनती करा लीजिए 10 करोड़ भी नहीं होंगे। 15,000 का सिलेंडर खैर। लेने के लिए तैयार है जनता। सर ऐसा है, सुनिए, मजबूरी में है, कोई सा भी रेट कर दीजिए। आप जो 1500 की बजाय आप 3000 रेट कर दीजिए। अगर गैस अगर चाहिए तो चाहिए, वो तो खरीदेंगे। तो देश सुरक्षित हाथों में है। ये मीडिया का प्रचार है, हाँ। ये मीडिया का प्रचार है। जो बहुजन जनता जो सताई हुई है पिछले कई सालों से, वो अपना रास्ता ढूंढने के लिए सड़कों पे निकल चुकी है। हमारे बहुजन नेताओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे कि आदरणीय बीडी चौधरी साहब ने कहा है, एक नाम हमने प्रपोज किया, आईडिया इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें उनको आज नहीं तो कल इकट्ठा होना पड़ेगा। और नाम को लेकर के हम तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि आईडिया ही नाम रखो, कोई और नाम रख लो, लेकिन सभी बहुजन परिजन के नेताओं को। मुस्लिम नेता भी होंगे क्या साथ? अरे भाई वो बहुजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओबीसी, जैन, ये सब सताए हुए हैं, प्रताड़ित लोग हैं, ये सारे। राहुल गांधी हिंदू नेता नहीं है क्या? हिंदुओं के हिंदू नहीं है? भाई हिंदुओं की बात मत तो आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा है, आप मीडिया के लोग हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, जो हिंदुओं में भी जो लोकतंत्र पसंद हैं, वो भी लोग सताए हुए हैं। आप देख रहे हैं, मीडिया के ही लोग हैं, उनको घर से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसा हिंदू शब्द लेकर के इसको आप कंट्रोवर्सी मत बनाइए। 85 और 15 की बात की जाती है, तो आप क्या समझते हैं 85 में कौन कौन लोग आते हैं? मैंने बताया तो है भाई, ये तो सर्वविदित है, सभी को पता है। ओबीसी, SC, ST, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे वो लोग जो लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखते हैं। 100% हो गए, ये तो 100% हो गए ना। 100% में कुछ तो ऐसे चापलूस लोग हैं जो एक पर्टिकुलर विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, उनकी भी तो परसेंटेज है। हम मान के चलते हैं आरएसएस वाली विचारधारा अलग करना चाह रहे हैं क्या? क्या चीज? आरएसएस की विचारधारा को अलग रख के। देखिए ऐसा है, हम किसी भी संगठन के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम अपनी लाइन जो बहुजनों के हित की लाइन है उसको बड़ी कर। क्या लाइन नजर आ रही है? बहुजनों का हित, और हित होता है सत्ता के माध्यम से। यही ना आपको बार बार कहा जा रहा है कि बहुजन 2024 में सत्ता में आएगा, उसको कोई रोक नहीं है। धन्यवाद। 2022 के जो यूपी विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें मतलब मायावती जी की पार्टी मतलब उसमें खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसके कई कारण हो सकते हैं भाई, ऐसा है, अभी भी वोट परसेंट काफी एनकरेजिंग है, तो वो समय के साथ अप डाउन होता रहता है। वो कोई ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, वो ऐसी चिंता की बात